वो जो अजात शत्रु है उनके लिए हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है और सभी लोग वहाँ फेयरमाउंट में थे, तब जो अंकों के गणित से समझे तो 100 से भी कम लोग थे, 97 के आसपास। बैक स्टोरी क्या रही? कुछ भी हो जाए उनको सफल नहीं होने देंगे। हाल ही में सर आपकी मुलाकात हुई गोविंद सिंह डोटासरा जी से, उसके बाद जय माकन जी से दिल्ली में हुई। दरअसल माकन साहब खुद फेयरमाउंट में इतने दिन रहे हैं, सूर्यगढ़ में रहे हैं, सारे हालात से वो भली बातें खुद अवगत रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो उनकी जानकारी में नहीं हो। बाकी रही मंत्रिमंडल की बात वगैरह, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग तो उनके साथ मन से हैं। थोड़ी सी शिकायत भी हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से। गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स की काउंसलिंग करवानी चाहिए, और हमें जब ये भाव आ जाता है कि हम हुक्मरान हैं तो उससे लोगों को दिक्कतें पैदा होती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी लगातार कहते रहे हैं कि अगर एक बार दोबारा चुनाव करवाए जाएं तो पता लग जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ है। कुछ भी कह सकते हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में कोई सीरियसली नहीं लेता। इस तरह की परिस्थितियां हुई थी, उनके बाद जब ये आरोप लगाए गए, चाहे वो सतीश पूनिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़, दोनों की तरफ। देखिए, खुद राजेंद्र राठौड़ ने, हमारे बहुत सीनियर MLA दयाराम जी परमार, उनको खुद ने विधानसभा में ये कहा था कि कांग्रेस के फला नेता की अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है और अब आप भी मन बना लो, उनसे बात करके फला नेता का जिक्र करके उन्होंने कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये एक कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। पॉलिटिकल सर्कल में जिस तरह की चर्चा है उसमें तो इस तरह की बातें हैं कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होगा। अलग अलग तरह के कई नेताओं की क्षेत्रीय पार्टियां बनाने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस में से भी क्या आसार है कि कोई शाखाएं अलग निकल सकती है? कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा उसका। कांग्रेस विरोधी वोट जो कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला है वो जरूर जा सकता है। राह पर ले आए हैं उनको बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकात। नेताजी घर पर हैं? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज हमारे साथ जो हैं वो मौजूदा परिस्थिति में अगर कहें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दाहिने हाथ हैं तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी विधायक संयम लोढ़ा का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आपकी पोस्ट से ही शुरू करूंगी मैं, क्योंकि सियासी हम बात करने वाले हैं, राजनीति की बात करने वाले हैं। तो इन दिनों एक पोस्ट आपका काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आपने जिक्र किया है अजात शत्रु का। तो वो जो अजात शत्रु है उनके लिए हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जुबानी। दरअसल वो सुबह सुबह ही मेरे दिमाग में आया कि 2020 जा रहा है और इसका किस रूप में उसको याद किया जाएगा 2020 को। अपनी दृष्टि से मैंने सोचा वो सारा जो परिदृश्य पुराना है वो सब सामने आ गया। तब मैंने वो सुबह सुबह एक ट्वीट लिखा था, और सारे लोग जानते हैं जो उस समय जब ये ट्वीट एक आया था कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है और सभी लोग वहाँ फेयरमाउंट में थे, तब जो अंकों के गणित से समझे तो 100 से भी कम लोग थे, 97 के आसपास थे। और अंदर भीतर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये था कि सरकार रहेगी या जाएगी। और फिर जिस तरह के पुराने अनुभव देश के रहे हैं, चाहे कर्नाटक के हों, गोवा के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हों, तो बीजेपी के लोग हर जगह सफल हुए। तब उन विषम परिस्थितियों के अंदर एक संतुलन रख करके सरकार को बचा लेना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों की खिदमत करके हुए सरकार चलाना, और चारों तरफ से जो ताकतें, इनकम टैक्स हो, ED हो, CBI हो, सबका सामना करते हुए सबको जमीन दिखाना, यही सब अजात शत्रु कहने की वजह है। सर, एक चीज उस दौरान और देखी गई, वो ये थी कि आप भी एक सेनापति के रूप में हर जगह नजर आए, चाहे वो जैसलमेर हो, जैसलमेर में सुबह सुबह मीडिया को ब्रीफ करना हो, या फिर फेयरमाउंट हो, जहाँ जहाँ जरूरत रही आप हमेशा नजर आए।
उस दौरान आपकी नज़र से आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ रहा, एक कह सकते हैं कि बैक स्टोरी क्या रही, आप क्या लगता है कि किस तरह का अंदर माहौल था, क्योंकि एक विषम परिस्थिति थी और उस विषम परिस्थिति से पार पाई गई है, लेकिन उस दौरान आपकी नज़र से कैसी परिस्थिति थी? दरअसल जिस तरह की घटना हुई, राजस्थान में कभी कोई ऐसा सोचता नहीं था कि राजस्थान में कभी इस तरह की चीज़ें होगी, और ऐसी कोई पुराना राजस्थान की हिस्ट्री भी नहीं रही है। फिर अचानक जिस रूप में ये घटना हुई तो सबके मन में एक गुस्सा था, आक्रोश था, और उस गुस्से और आक्रोश ने सबको एकजुट रखा और सबके दिमाग में ये था कि कुछ भी हो जाए इनको सफल नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ सारे लोगों की उसी एकजुटता की वजह से राजस्थान की सरकार आज निर्बाध रूप से अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर रही है। जैसे आपने कहा आज हम सेवा कर रहे हैं उसी रूप में, लेकिन आज भी एक चीज़ है, एक सवाल है जो बार बार उठता रहता है, चाहे वो सियासी नियुक्तियों का हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार का हो, जिसमें कहा जाता है कि ये गुट इस पे भारी पड़ रहा है या ये गुट इस पे भारी पड़ रहा है, लेकिन इन गुटों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो शुरू से जुटे रहे हैं, शुरू से लगे रहे हैं, चाहे वो सरकार को बचाने हों या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक मजबूत स्तंभ के तरह। तो क्या लगता है कि किनको तवज्जो ज़्यादा मिलनी चाहिए और किनको तवज्जो ज़्यादा मिलेगी? दरअसल ये सारी चीज़ें कांग्रेस आला कमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के स्तर से तय होंगे, और इस बारे में निर्णय वही बेहतर ले सकते हैं। और ये गुट या वगैरह इस तरीके की चीज़ किसी के भी दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। पब्लिक मैंडेट दिया है, हम लोगों के लिए कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी लोग अशोक गहलोत साहब से मन से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि किसी भी इस तरह की बात हो सभी को पूरा सहयोग करें। हाल ही में सर आपकी मुलाकात हुई गोविंद सिंह डोटासरा जी से, उसके बाद अजय माकन जी से दिल्ली में हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? जैसे क्योंकि अब जो दौर चल रहा है वो सियासी नियुक्ति मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, तो क्या कुछ इससे संबंधित रहा या फिर किस तरह की चर्चाएं जो राजस्थान हित में हो या फिर नए फैसले किस तरह के? दरअसल माकन साहब खुद फेयरमाउंट में इतने दिन रहे हैं, सूर्यगढ़ में रहे हैं, सारे हालात से वो भली बातें खुद अवगत रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो उनकी जानकारी में नहीं हो। अब कांग्रेस बड़ा परिवार है, तो सबको साथ लेकर के दिल मिला करके चलना है, तो इसी मशक्क़त में सारे लोग लगे हुए हैं। एक शेर है कि राह पर ले आए हैं उनको बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकात। सर राह पर ले आए हैं हम उनको बातों में, लेकिन इसके अलावा भी अभी खुलना कहीं ना कहीं बाकी लग रहा है, तो क्या लगता है कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में क्या क्या कुछ ऐसे एफर्ट्स हो जिनकी वजह से वो खुल जाए? वक्त जैसी कोई बात नहीं है, काम तो सबके हो ही रहे हैं। विकास कार्य में भी मुख्यमंत्री जी का सबको सहयोग मिल रहा है, और सबका सारे जनप्रतिनिधियों का मूल मकसद यही होता है उनके क्षेत्र में काम हो। बाकी रही मंत्रिमंडल की बात वगैरह, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोग तो उनके साथ मन से हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जब तक बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के साथ। चर्चा ये भी है, आजकल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा है कि कांग्रेस का अधिवेशन होना है, जिसको लेकर भी कोशिश की जा रही है कि मेहमान नवाजी आपकी तरफ से हो। ये मेरे मन में ज़रूर इच्छा है, विचार ही आया था, और अब ये तो बहुत उच्च स्तर का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में अगर लाएंगे तो फिर वही तय करेंगे कि किस जगह। मजबूती अगर बात करें कांग्रेस की, तो आपकी तरफ से काफ़ी कुछ कोशिशें की गई हैं। हाल ही में कार्यालय का एक उद्घाटन था, उस दौरान भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई और वो काफ़ी चर्चाओं में भी रहा। तो किस तरह के और आगे की रणनीति हैं जिससे आप चाहते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, किस तरह मजबूती उसको और दी जाए और जनहित में किस तरह के फैसले और किए जाने चाहिए? दरअसल छवि जी, हम कांग्रेस में पदयात्रा करने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, दरी बिछाने वाले, उस तरह के स्तर से आए हुए कार्यकर्ता हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर तो उसके दिमाग में रहता ही है कि वो मजबूती के लिए कैसे काम करें, और निचले स्तर से हमारे कार्यकर्ताओं को शासन से जोड़ना, सत्ता में उनकी भागीदारी देना। हम लगातार बैठक करके उनसे बात करके इसका प्रयास करते हैं
कि उनको जिस तरह की भी कमी महसूस होती है या जो जैसा चाहते हो वैसा करें। और कार्यालय जो बनाया वो भी हमारे दिमाग में है कि हम सिरोही ज़िले के अंदर हर ब्लॉक में आने वाले वक्त में कार्यालय बनाएंगे, जिससे आने वाले वक्त में एक जगह संवाद के लिए सभी साथियों को मिले। सर, आगे की अगर सिरोही की बात करें तो किस तरह के रोड मैप हैं आपके, किस तरह विकास की और क्या ऐसे नए आयाम हैं जो आप छूना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य सिरोही में स्वीकृत हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जैसा कि आप जानते भी है 330 करोड़ रुपये का स्वीकृत हुआ है। स्टेडियम सिरोही जिले में नहीं है, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट हुआ है। हमारे जो दोनों कस्बे हैं शिवगंज सिरोही, दोनों ही जगह नगर पालिका के नए कार्यालय बनाने की प्रक्रिया जारी है। एक का टेंडर भी हो चुका है, दूसरे के लिए भूमि आवंटन हुआ है। इसके अलावा भी सड़कों का काफ़ी काम, करीब 125 करोड़ रुपए की सड़कें बनी हुई हैं, 533 की GSS बनी हुई है। और इंडस्ट्रियल एरिया नया आया है, रिको का एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी मुख्यमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, इमिटेशन ज्वेलरी का है, ये गुडवारिया में आया है। और एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क मैंने खुद ने सहयोग करके अप्रूव कराया, तो 1000 नई इंडस्ट्री उस क्षेत्र में लगने वाली है, जिसमें 70% इकाइयों में मैन्युअल काम होगा, जिससे लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा भी नया इंडस्ट्रियल एरिया एक और प्रक्रियाधीन है। तो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, चिकित्सा हो, पानी हो, बिजली हो, जल संसाधन हो, सब में बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृति की प्रक्रिया में या शुरू हो। लगाव और शिकायत एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हमने लगाव की भी बात की, लेकिन अब थोड़ी सी शिकायत की बात करते हैं। हाल ही में आपको थोड़ी सी शिकायत भी हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से। किस तरह चाहते हैं कि किस तरह वो एक खत्म हो शिकायत, क्योंकि सिर्फ आप ही की नहीं, कई लोगों की, कई विधायकों ने शिकायत की। ऐसे में कहा गया कि जो थोड़ा बहुत कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। तो क्या लगता है कि किस तरह ये शिकायत दूर की जा सकती है? दरअसल प्रशासन में अच्छे अधिकारी भी हैं, 5 अंगुलियाँ बराबर नहीं होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लंबे समय से या कई साल से नौकरी में रहने के कारण ये एक नागरिक एक अलग तरह का भाव आ जाता है, जैसे वो खुद को हुकूमत का मालिक समझना। मैं समझता हूँ इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स की काउंसलिंग करवानी चाहिए और एनर्जी साइंस बेस में कहूँ तो उनको हीलिंग देनी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइन पर थोड़ा उनको कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि उनका कार्य सेवा का है। हम सब जनता के नौकर हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई हो। और हम में जब ये भाव आ जाता है कि हम हुक्मरान हैं, तो उससे लोगों को दिक्कतें पैदा होती हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं होता है। तो ये भाव पैदा करने के लिए काउंसलिंग सरकार को अपने स्तर पर करवानी चाहिए। जैसे जो बात आपने कही उसी में एक चीज़ देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन अब ये जो प्रशासनिक जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए? प्रॉपर मॉनिटरिंग की क्या कहीं ना कहीं कमी रह रही है? दरअसल वो लगातार इसमें प्रयास भी कर रहे हैं और ये निर्देश भी देते हैं कि भाई हर मंत्री अपने क्षेत्र में 15 दिन के भीतर जाएँ, लेकिन उसकी पालना नहीं होती है। तो जो प्रभारी मंत्री होता है वो एक तरीके से पालक मंत्री होता है, जिले के लोगों का, परिवार का मुखिया होता है। तो ये जितने भी जिलों में जिन लोगों को दायित्व दिया है उनको हर जिले में, अपने प्रभार जिले में समय बिताना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, जिससे लोगों को जिस तरह की भी दिक्कतें आ रही हो उनका शासन की ओर से वो समाधान करने में सहयोग कर सकें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कमी है कि मंत्री गणों का दौरा कम होता है। ये हमने बात की कांग्रेस की या फिर और अपनी क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार के लिए, लेकिन इसके अलावा एक मुद्दा है जिसके लिए आप लोगों ने अभी धरना भी दिया था, अन्नदाता का। अन्नदाता बहुत परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए और ऐसे में क्या किस तरह का सपोर्ट उनको दिया जाना चाहिए और क्या ऐसा कदम हो जो केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से उठाना चाहिए? ये संघर्ष सभी तरफ से चल रहा है और सभी तरफ से लोग सहयोग कर रहे हैं। आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है, आप देख रही होगी, भले ही नेशनल मीडिया उसको उस रूप में सहयोग न भी कर रहा हो, तब भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग जुड़ चुके हैं उससे। और आने वाले वक्त में
हर स्टेट का किसान इस मूवमेंट से जुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। अब हर जिलों के अंदर भी जैसा ये अभियान चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें पहल करनी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर पे सेंटर का कानून बनाना पूरी तरह से गलत है। तो ग्राउंड पे लेकर के पहल होनी चाहिए। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि गुटबाजी है, लेकिन कांच की दीवार कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कही जाती है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि गुटबाजी वहां पर भी है। जिस तरह की लगातार बयानबाजी हुई कि 4 से 5 गुट बने हुए हैं। अब ऐसे में बीजेपी की स्थिति कहाँ देखते हैं आप राजस्थान के अगर संदर्भ में देखें? राजस्थान में बीजेपी नेतृत्वहीनता की स्थिति का सामना कर रही है। आप देखिए इनकी 162 सीटें 2013 में आई थी, ये आकर के 72 पर खड़े हो गए। इनका प्रतिशत भी इनके पिछले चुनाव की तुलना में बहुत गिर गया। अभी भी 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में राजस्थान में 58% बीजेपी को वोट मिला। अभी ये जिला परिषद का चुनाव हुआ, ये 40% पे आ गए। स्थानीय निकायों में तो इनकी और भी ज़्यादा खराब हुई हालत। कांग्रेस जबकि पिछले 7 साल में किसी भी चुनाव में 40% वोट नहीं प्राप्त कर सकी थी। ये पंचायती राज का चुनाव जो अभी हुआ है इसमें कांग्रेस को 40% से भी ज़्यादा वोट मिला है। तो कांग्रेस का मत तो बड़ा है। सीटों के स्तर पे जरूर उनकी कुछ सीटें बीजेपी की जिला पंचायती राज में ज़्यादा आई है, लेकिन जिस तरह के हालात बीजेपी के अंदरूनी बने हुए हैं, आने वाले वक्त में कांग्रेस फिर से ताकतवर होकर उभरेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी लगातार कहते रहे हैं कि अगर एक बार दोबारा चुनाव करवाए जाएं तो पता लग जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ है। इस तरह के सवाल पर आप क्या कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में कोई सीरियसली नहीं लेता। लगातार एक चीज़ उनकी तरफ से उठती रही है कि ये जो पूरा फेयर माउंट या फिर ये सब जो मसला हुआ था ये कहीं ना कहीं आप खुद ही कांग्रेस की तरफ से किया गया था, बीजेपी का इसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं था। किस तरह देखते हैं इस तरह के आरोपों को? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हुई थी उनके बाद जब ये आरोप लगाए गए, चाहे वो सतीश पूनिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़, दोनों की तरफ। देखिए, खुद राजेंद्र राठौड़ ने, हमारे बहुत सीनियर MLA दयाराम उनको अपने विधानसभा में कहा था कि कांग्रेस के फला नेता की अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है और अब आप भी मन बना लो, उनसे बात करके फला नेता का जिक्र करके उन्होंने कहा। और गजेंद्र सिंह शेखावत का तो खुद का ऑडियो सामने आ गया। सबको पता है कि वो आवाज़ गजेंद्र शेखावत की थी। अगर बीजेपी का दामन साफ है तो गजेंद्र शेखावत अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते? और सतीश पूनिया जी तो सबसे बात करते ही रहे, खुद वहाँ हरियाणा जा कर के आए हैं, मिल कर के आए हैं। ये सब बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। ये तो ठीक है, इनका प्लान फेल हो गया, नहीं तो राजस्थान में भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के सारे विधायकों का धन्यवाद दूंगा। एक इतना बड़ा षड्यंत्र जो लगातार बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का चला रही थी, इनके सहयोग से उनको रोका जा सकता है। सर, एक आखिरी प्रश्न, वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ ही है। दरअसल बीजेपी में कहा जा रहा है बार बार में कि एक कुर्सी है और दौड़ में 5 से 6 लोग हैं। अब क्या लगता है इन फ्यूचर क्या होना है? बीजेपी का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अब जो चुनाव आएंगे उनमें क्या देखते हैं कि बीजेपी का फ्यूचर क्या है? कौन उस कुर्सी तक पहुंचने में आगे रहेगा या फिर आपस में जो एक गुटबाजी है वो कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है फिर बीजेपी को हराने की, या फिर आपसी जो गुटबाजी है वही पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो मोदी का चुनाव हुआ 2019 का, उसकी तुलना में हर स्टेट में नुकसान हुआ। आप बिहार में भी इनका कुछ 0.25% या इतना वोट भले ही इनका अधिक रहा हो, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो बिहार में भी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो मोदी का खुद का ग्राफ गिर रहा है और आज मजदूर, नौजवान, किसान, इस तबके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है। तो आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए, बीजेपी की सत्ता में आने की बात तो छोड़ दीजिए, जब 2023 और 2024 तक हम पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जनता नए विकल्प के लिए अपना मन बना चुकी है। इसी से एक चीज़ और मेरे मन में आई, नए विकल्प की बात हो रही है, लेकिन एक चीज़ और है, बीजेपी को एक और झटका लगा हनुमान बेनीवाल के नाम पर।
वो लगातार साथ रहे, लेकिन बाद में अब किसान का जो मुद्दा आया उसमें वो अलग हो गए। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये एक कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो क्या कुछ ऐसा भी लगता है, या फिर हनुमान बेनीवाल को कहाँ देखते हैं? अभी एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल सर्कल में जिस तरह की चर्चा है उसमें तो इस तरह की बातें हैं कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय संघर्ष होगा। अलग अलग तरह के कई नेताओं की क्षेत्रीय पार्टियां बनाने की बात सामने आ रही है। तो मल्टी एंगल कॉन्टेस्ट की परिस्थिति की तरफ राजस्थान जा रहा है। और रही हनुमान जी की बात, तो कंफ्यूज है, उनको खुद वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। अभी ये जो कानून आए इसमें भी निर्णय लेने में उन्होंने बहुत विलम्ब कर दिया। कानून आपका ऑर्डिनेंस जून में आ चुका था, तभी आपको रिएक्ट करना चाहिए था उसके ऊपर, लेकिन आप इतने महीने लेकर के बैठे रहे। और जब आपने देखा कि तो पूरा जो किसान वर्ग का जनमानस है वो बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बन रहा है, तब आप बाहर आए। चलो देर से ही, देर आए दुरुस्त आए, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। लेकिन राजनीति में सही वक्त पर सही फैसला करने से लोगों में साथ मिलता है। ये क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं से नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस में से भी क्या आसार है कि कोई शाखाएं अलग निकल सकती हैं? नहीं, ऐसा है, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की गुडविल है, प्रतिष्ठा है, लोगों के दिल में उनकी जगह है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी कोई बनाएगा भी तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा उसका। कांग्रेस विरोधी वोट जो कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला है वो जरूर जा सकता है। और आने वाले 3 साल में और हम पूरे प्राण से इस बात का प्रयास करेंगे कि लोगों की सेवा करें, नौजवानों के सपनों को साकार करें और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करें। सर, बहुत बहुत आभार, आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी बेबाक बात की। आपने अपनी तरफ से हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर। राजस्थान में काफ़ी कुछ होना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मुख्यमंत्री की दौड़ हो, काफ़ी कुछ नया मिलना है, काफ़ी कुछ नया सामने आना है। लेकिन आप बेखबर मत रहना, क्योंकि आप तक पहुंचाएंगे हर खबर हम इसी तरह। नमस्कार।